हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल दिलीप सर एजुकेशन में। हम लोग चैप्टर 1 ख़त्म कर दिए हैं। आज इसका हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 का नाम था संसाधन एवं विकास। इसमें हम लोग पढ़ लिए कि संसाधन क्या है, उसका वर्गीकरण पढ़े, संसाधन नियोजन क्या है, उसके बाद संसाधन का विकास कैसे किया जाना चाहिए, ये सब पढ़े, मृदा के बारे में पढ़े। उसके बाद अब पूरा ख़त्म हो गया। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि निम्नीकरण के लिए अत्यधिक चराई जिम्मेवारी है। मतलब कि अत्यधिक मतलब पशुचारण के कारण किस राज्य में अधिक मृदा अपरदन होता है। तो याद रखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कहाँ? राजस्थान और मध्य प्रदेश में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर है, संसाधन को उनकी उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। हम जानते थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उसी को जैविक और अजैविक संसाधन कहते हैं। और समाप्यता के आधार पर दो प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये सब संसाधन आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा है संसाधन को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, तो दो भागों में, जैविक और अजैविक। ठीक है। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय स्वामित्व वाला संसाधन नहीं है। स्वामित्व मतलब किसी व्यक्ति का पर्सनल संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है। चारगाह तो पूरा समुदाय का होता है, तो ये सामुदायिक संसाधन। कब्रिस्तान मतलब जो कि शमशान घाट बोल सकते हैं, वो क्या है, सामुदायिक संसाधन है। गांव का तालाब, वो भी सामुदायिक संसाधन। निजी स्वामित्व वाला घर मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति का घर, वो क्या होता है, वो स्वामित्व मतलब व्यक्तिगत संसाधन होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक संसाधन है। जैविक मतलब जिसमें जीवन व्याप्त होता है, उसी को जैविक संसाधन कहते हैं। तो देखते हैं, भूमि, पानी, मनुष्य, चट्टान, क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। ठीक है। छठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक संसाधन का उदाहरण है। जैविक फिर वही जिसमें जीवन व्याप्त होते हैं। चट्टान, लौ या सोना पशु में जीवन व्याप्त होता है, अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा। 7 नंबर है, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी लालच के लिए नहीं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच का पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। 8 नंबर है, कुल भूमि क्षेत्र में कितने % पर्वत का हिस्सा। मतलब कि हम आपको बताए थे कि भारत में 43% पर मैदान है और 27% पर पठार और 30% पर पर्वत है। मतलब आपका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा, 30% पर्वत है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिक लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाता है, पूर्वी तट में थोड़ा पाया जाता है, उड़ीसा में। और जहाँ अधिक वर्षा होती है, केरल के तट में और मेघालय में उस समय पाया जाता है। तो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मेघालय, तो क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। जहाँ अधिक वर्षा होता है वहीं लेटराइट मृदा पाया जाता है। तो अगला नंबर है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। मतलब कौन सा अजैविक पूछता होगा। जैविक मतलब जिसमें जीवन व्याप्त होते हैं, अजैविक जिसमें जीवन व्याप्त, तो वनस्पति और जीव जंतु इसमें जीवन व्याप्त होती है। जैविक संसाधन चट्टान, ये जैविक संसाधन नहीं है, ये अजैविक संसाधन, अर्थात आपका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, कुल भूमि क्षेत्र में मैदान कितने %। तो अभी बताएं, मैदान 43% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय जो कि संसाधन नहीं है, मतलब नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो कि कभी खत्म ना हो। अर्थात यहाँ जो नवीकरणीय नहीं है तो अनवीकरणीय पता करना है। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा नवीकरणीय, वन भी नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन, यह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात नवीकरणीय नहीं है। 13 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण है अति सिंचाई, क्योंकि हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब और उत्तर प्रदेश में आया था, तो वहाँ अत्यधिक सिंचाई का प्रयोग किया गया था, इससे भूमि निम्नीकरण हुआ। भूमि निम्नीकरण मतलब उसका मतलब क्या होगा, अति सिंचाई। यहाँ है आपका
सही आंसर हो जाएगा अति सिंचाई। 14 नंबर है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा जो कि कभी खत्म ना हो, अर्थात नवीकरणीय संसाधन। तो ज्वारीय ऊर्जा का हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। 15 नंबर है कौन सा ठंडा रेगिस्तान देश के बाकी हिस्सों से अपेक्षाकृत अलग है। ठंडा रेगिस्तान, ठंडा तो आपको देखना है, देखिए ले, तो ये इसमें हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख ही सबसे ठंडा स्थान होता है। 16 नंबर है वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं क्या है। पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा, वो संभावी है कि इस भविष्य में कभी हो सकता है, तो क्या होगा, संभावी संसाधन हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर है तीव्र निक्षालन से बनी मिट्टी। तीव्र निक्षालन से कौन बनता है, मतलब कि लेटराइट मृदा का निर्माण तीव्र निक्षालन से होता है। किसका, लेटराइट मृदा का निर्माण। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा बताए थे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस सब में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, झारखंड, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ऊपर रिपीट हो गया है, तो अति सिंचाई हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा फसल काली मृदा में पाई जाती है। काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं, इसलिए उसमें कपास की खेती अच्छी होती है। इसे रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, मतलब कि काली कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है। काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। 21 नंबर है वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, तो वो संभावी संसाधन कहलाते। ठीक है, भविष्य में कभी हो सकता है। 22 नंबर है जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी खत्म हो सकते हैं, तो क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन, प्रवाह, जैविक, गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय मतलब कि नवीकरणीय नहीं, मतलब अनवीकरणीय, तो क्या हो जाएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन है। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर पुनर्चक्रण है। पुनर्चक्रण मतलब गैर पुनर्चक्रण मतलब पुनर्चक्रण नहीं है, जिसको हम पुनर्चक्रण नहीं कर सकते। लौह यश क्या है, पुनर्चक्रण है। तांबा भी, सोना भी पुनर्चक्रण मतलब जिसका हम एक बार ख़त्म होने तो उसको पुनः दूसरे चीज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे देखिए कोयला एक बार जलने के बाद ये पुनः परिवर्तित होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, कोयला हो जाएगा, ये गैर पुनर्चक्रण योग्य संसाधन है। 24 नंबर है ग्लोबल वार्मिंग अर्थात विश्व उष्णन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक परिस्थिति संकट मुख्य कारण क्या है। क्या इस विश्व उष्णन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गर्मी बढ़ रही है, इसका क्या कारण, मुख्य कारण संसाधन का ह्रास हो रहा है, कुछ ही हाथ में संसाधन का संचय, संसाधन का अंधाधुंध दोहन, सबसे सटीक आंसर है संसाधन का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इसी कारण से वैश्विक परिस्थिति जैसे विश्व उष्णन जैसे पर्यावरणीय स्थिति संकट पैदा हो रहा है। देखिए 25 नंबर है किसी संसाधन के निर्माण को निर्धारित करने के लिए मुख्य कारक कौन कौन सा है। संसाधन को निर्माण करने के लिए देखिए प्रकृति और प्रौद्योगिकी, मतलब कि प्रकृति और प्रौद्योगिकी सिर्फ यही दोनों चाहिए, ये नहीं होगा। प्राकृतिक और मानव, सिर्फ प्राकृतिक और मानव भी चाहिए, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक, मानव और प्रौद्योगिकी ये तीनों चाहिए, तभी संसाधन का हम क्या करते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तीनों चाहिए, प्राकृतिक, मानव और प्रौद्योगिकी। ठीक है। अगला है 26 नंबर है सौर ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो इसको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन मतलब इसको हम बार बार पूर्ति कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो नहीं, यह मानव निर्मित संसाधन। गैर पुनर्चक्रण संसाधन, समाप्ति योग्य संसाधन, तो क्या हो जाएगा, पुनर्चक्रण संसाधन, जिसको हम बार बार पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। 27 नंबर है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये कदम उठाया गया कि संसाधन को संरक्षण में अधिक देखभाल करना है। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना।
28 नंबर है, स्वामित्व के आधार पर वृक्षारोपण को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के रूप में बेहतर माना जाता है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब व्यक्तिगत, मतलब इसमें स्वामित्व के आधार पर वृक्षारोपण को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के रूप में बेहतर माना जाता है। कि समुदाय लगाएगा तो वो अच्छा है, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर है, जीवन की सतत गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है। सतत गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए, विश्व को शांति फैलाने के लिए क्या आवश्यक है। संसाधन का उपयोग नहीं रोकना है। भविष्य के लिए संसाधन का बचत करना, संसाधन का शोषण करना, ये भी नहीं, संसाधन का समान वितरण। देखिए समान वितरण से ही आप किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो इससे क्या होगा, शांति तो उसमें कभी फैल नहीं सकता है। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए दोनों को संसाधन को समान वितरण की जरूरत है। तो क्या होगा, संसाधन का समान वितरण। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन अर्थात जिसको मानव बनाए। तो पेट्रोलियम ये क्या है, मानव निर्मित है। ये प्राकृतिक संसाधन, वन क्या है, प्राकृतिक संसाधन। भूमि क्या है, प्राकृतिक। मशीन क्या है, मानव निर्मित संसाधन। तो मशीन हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। 31 नंबर है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के 200 किलोमीटर से अधिक समुद्री संसाधन को निम्नलिखित में से किस प्रकार संसाधन कहा जाता है। बताए थे आपको 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन मिलता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर के बाद जो संसाधन मिलता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और तटीय भारत के तटरेखा से 12 किलोमीटर दूर का जो संसाधन होता है वो राष्ट्रीय संसाधन, मतलब इस एरिया में जितना भी संसाधन होगा ये भारत का संसाधन होगा। तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 32 नंबर है, ब्रुटन लैंड आयोग रिपोर्ट 1987 का मुख्य योगदान क्या था। ब्रुटन लैंड आयोग इसमें क्या था, संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में सतत विकास, मतलब संसाधन संरक्षण के बारे में इसने सबसे पहली बात कही थी कि संसाधन का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो यही तो हो जाएगा 1 नंबर। अब पहली बार संसाधन का संरक्षण की वकालत कौन किया था, तो इसमें याद रखेगा विश्व में सबसे पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने किया था। क्लब ऑफ रोम ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत। गांधीवादी दर्शन का प्रस्तुत किसने किया था, तो सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस प्रस्तुत किया था। गांधी जी के बातों को प्रस्तुत किया था स्माइल इज ब्यूटीफुल में सुमेसर ने। 33 नंबर है, मवेशियों और पशुओं के चारण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। मवेशियों और पशुओं को चराने के लिए जो करते हैं तो क्या होगा, वो चारगाह भूमि कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, चारगाह भूमि। ठीक है। 34 नंबर है, गांधी जी के अनुसार वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। कि विश्व स्तर पर जो संसाधन का ह्रास हो रहा है इसका मुख्य वजह क्या है। गांधी जी के अनुसार संसाधन का संरक्षण नहीं, संसाधन का उपयोग ये भी नहीं, लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणकारी प्रकृति। मतलब कोई लालची व्यक्ति और स्वार्थी व्यक्ति के कारण और आधुनिक प्रौद्योगिकी में, मतलब टेक्नोलॉजी में जो भी संसाधन का उपयोग हो रहा है इसकी वजह से ही संसाधन का मूल ह्रास हो रहा है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी से ही शोषणकारी प्रकृति हो रहा है, मतलब संसाधन का विनाश हो रहा है। 35 नंबर है, सुमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में किस महान नेता की बातों को उकेरा है। स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी की बातों को सुमेश्वर ने उकेरा है, गांधी जी। ठीक है। 36 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन की समृद्ध भंडार है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन की समृद्ध भंडार है। मतलब कि भारत में पर्वत पाया जाता है, पठार पाया जाता है, मैदान पाया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, मैदान में, पर्वत में, पठार में। तो किस में हो जाएगा, पठार में सबसे अधिक पाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत का ये जो प्रायद्वीपीय पठार इसको कहते हैं
इसमें सबसे अधिक खनिज का भंडार पाया जाता है। एक चीज़ और, मैदान भारत में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 43%, ठीक है। और पर्वत 30% पर्वत, और पठार कितना पाया जाता है? 27%। इसको भी याद रखिएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन समाप्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया? संसाधन के समाप्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय अर्थात अनवीकरणीय, ठीक है। 38 नंबर है, हमारे देश में वन के लिए कितने वांछित क्षेत्र आवश्यक है की आवश्यकता है? वन के लिए याद रखिएगा 33% क्षेत्र की आवश्यकता है भारत में वन के लिए। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श माने जाते हैं? तो काली मृदा को काली कपासी मृदा कहा जाता है, तो काली मृदा ही सबसे अच्छा होता है। उसी को कहते हैं रेगुड़ मृदा, याद रखिएगा। काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहते हैं और उसी को कपास की खेती काली मृदा में अच्छी होती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण में मदद नहीं करेगी? मृदा संरक्षण देखिए, समूच रेखीय जोताई, मतलब कि खेत को इस तरह समांतर जोतना, ये करता है, मतलब मृदा संरक्षण में योगदान देता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग और आश्रय बेल्ट बनाना और ढलानों पर ऊपर और निचली जुताई करना। आश्रय बेल्ट बनाना मतलब क्या करते हैं? खेतों में दोनों तरफ से माटी चढ़ाना, वही तो होता है। और ढलानों पर ऊपर नीचे जुताई करना, मतलब जो ढलान है उसको और ऊपर से नीचे जुताई कर देना, तो क्या होता है? उसमें और मृदा का ह्रास ही होगा, तो संरक्षण कैसे होगा? तो यही तो हो जाएगा। इसमें से कौन नहीं पूछा है? तो ढलानों पर ऊपर और नीचे जुताई करना ये मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया और अध्याय भी खत्म हो जाएगा। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।